हेलो दोस्तों, यूट्यूब के ऑनलाइन स्टडी चैनल ओम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी लेवल के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो आपको जो है परीक्षा से पहले एक बार अवश्य देख लेना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों का ये टेस्ट। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन है गोल्जिकाए, केंद्रक, केंद्रिका या माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसे जो है कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये बताना है। ऑप्शन है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, क्या आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये क्या है? ये क्या होता है? कोशिका के अंदर क्या है, ये ऊर्जा का निर्माण करती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, पाइरुविक अम्ल टूट करके CO2 और H2O में बदल जाता है। क्या बदल जाता है? CO2 और H2O में यहाँ पर बदल जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी खोज की। तो इसकी खोज सबसे पहले जो है किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले इसकी खोज कोलीकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी सबसे पहले। उसके बाद जो है 1886 में अल्टमैन के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी, अल्टमैन जी के द्वारा। ठीक है, और इसकी नामकरण की बात करें तो 1898 में इसका नामकरण बेंडा, वैज्ञानिक थे बेंडा, जिनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो 1898 में इसका नामकरण वैज्ञानिक वेंडा द्वारा किया गया था। ठीक है मित्रों, चलिए चलते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं गोल्जिकाई के बारे में। ये गोल्जिकाई क्या है? ये गोल्जिकाई क्या होता है? कभी कभी गोल्जिकाई के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो गोल्जिकाई क्या है? यह क्या करता है, प्रोटीन का पैकेज बना करके कोशिका के अंदर भेजता है, अंदर या बाहर जो भेजता है। इसीलिए इसको जो है कोशिका का क्या कहा जाता है? यातायात प्रबंधक। इसको जो है यातायात प्रबंधक कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है? यातायात प्रबंधक। एक क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, किसी कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? गोल्जिकाई को कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर फिलहाल डी था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दाब वृद्धि से पानी का क्वथनांक बढ़ता है, बताना है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, दाब वृद्धि करने पर क्वथनांक क्या होता है? हमेशा क्वथनांक दाब वृद्धि करने पर क्या होता है? बढ़ता है। क्वथनांक हमेशा क्या होता है? बढ़ता है दाब वृद्धि करने पर। और इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें लिख दिया जाता है अशुद्धि मिलाने पर। यदि क्वेश्चन में दिया हो कि द्रव के अंदर अशुद्धियाँ को अगर मिला दिया जाए, अशुद्धियाँ मिलाने पर क्या होता है? इसमें भी इसका क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। और यदि प्रेशर कुकर के अंदर पूछा जाए कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने पर क्या होता है क्वथनांक, तो उसमें भी क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वैसे यदि आप क्वेश्चन में ऑप्शन में जो है हमेशा क्वथनांक पूछा जाए तो यदि बढ़ता हुआ लगाएंगे तो आंसर आपका सही हो जाएगा। 90% केसेस में बढ़ता हुआ आंसर सही होता है क्वथनांक के बारे में। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप बढ़ता हुआ आंसर लगा दीजिए, आपका 90% है कि आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? तो स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन है प्रकाश के विवर्तन से, प्रकाश के प्रकीर्णन से, प्रकाश के अपवर्तन से, या प्रकाश के ध्रुवण से। तो दोस्तों, होता क्या है, जो नीला रंग जो है उसका प्रकीर्णन जो है सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन। नीले रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे ज़्यादा होता है, बाकी के रंगों का प्रकीर्णन जो है इतना ज़्यादा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा नीले रंग का ही होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, बिखरना, प्रकीर्णन का मतलब होता है। तो प्रकीर्णन के कारण ही जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नीला ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीले जो श्वेत प्रकाश जो है उसमें जो रंग होते हैं उनमें से एक नीला रंग जो होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। इसी कारण जो प्रकाश और ये आकाश जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है? तो निम्न में से किसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है? किसमें पाया जाता है, देख लेते हैं। ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड में, या कैल्शियम क्लोराइड में। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही आंसर? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है सही आंसर हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ये जो ऊर्ध्वपातन का गुण इसमें होता है। और इसके अलावा बात कर लें, कुछ और भी ऊर्ध्वपातन के उदाहरण होते हैं जो कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया करते हैं, जैसे कि हो गया कपूर जो है, कपूर जो है ये भी ऊर्ध्वपातन, इसमें भी ऊर्ध्वपातन होता है। एक होता है नेप्थलीन, ये भी जो है नेप्थलीन भी जो है ऊर्ध्वपातन करता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और एंथ्रासीन होता है, वो भी दिया जा सकता है। तो ऑप्शन में ये भी दिया जा सकते हैं, और हो सकता है 3-4 को ऑप्शन दे दिया जाए जिनमें से पूछ लिया जाए कि कौन सा ऊर्ध्वपातन का गुण किसमें नहीं पाया जाता है। तो ये भी याद करना है कि अमोनियम क्लोराइड के अलावा कपूर, नेप्थलीन भी होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए मरीज को किस लेंस की आवश्यकता होती है? तो दूरदृष्टि दोष के लिए किसकी आवश्यकता होती है? दूरदृष्टि के लिए होती है, ऑप्शन है शून्य क्षमता लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या मिश्रित लेंस। तो सही आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि। क्या होता है इसमें दोस्तों? दूरदृष्टि में क्या होता है, हमें दूरदृष्टि हो जाती है, दूरदृष्टि में होता है निकट की वस्तुएं,
निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, दूरदृष्टि दोष का गुण क्या होता है? निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, और इसके निदान के लिए क्या होता है? उत्तल लेंस। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। और यदि निकट दृष्टि दोष की बात करें तो निकट दृष्टि में क्या लगाया जाता है? अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि यदि पूछा गया होता तो आंसर हो जाता अवतल लेंस। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। तो ये तो क्वेश्चन सही, ऑप्शन सही है कि प्रोकैरियोटिक में जो है केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक किस में होता है? यूरोकैरियोटिक। यूरोकैरियोटिक होता है, उसमें जो है केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है। तो ये भी ऑप्शन सही है, एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है, भी सही है। अगला है नीले हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है। तो ये भी सही है, नीले हरित शैवाल। और इसके अलावा बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया भी जो है प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है। बैक्टीरिया हो गया, विषाणु हो गया। ठीक है, ये भी जो है प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है। नीले हरे शैवाल तो है ही। तो ये तीनों सही है, तो चौथा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव। तो कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव कौन सा होता है? ऑप्शन में है साइनोबैक्टीरिया, ईस्ट, शैवाल, जीवाणु। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी, जीवाणु। ठीक है, जीवाणु जो है कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होता है, ये बताना है। ऑप्शन है उत्पादित ध्वनि का तारत्व प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। तो ये तो नहीं है, क्योंकि प्रबलता तारत्व घटते हैं। अगला है तारत्व बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है। प्रबलता तो घटती है लेकिन तारत्व भी घटता है, तो ये भी आंसर सही नहीं होगा। अगला है उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर। ध्वनि और तारत्व दोनों क्या होते हैं? प्रबलता तारत्व दोनों घटते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रक्त स्पंदन एवं पेशी संकुचन में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो रक्त स्पंदन में किस तत्व की आवश्यकता होती है? रक्त स्पंदन में आवश्यकता काय की होती है? प्लेटलेट्स की होती है। प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। कैल्शियम इसकी आवश्यकता होती है। और एक होता है फाइब्रिनोजन की आवश्यकता होती है। इसमें ऑप्शन क्या दिया है? आयरन, सल्फर, कैल्शियम और आयोडीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, कैल्शियम। कैल्शियम के अलावा और याद रखना प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन भी जो है स्कंदन में सहायक होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। तो ऑप्शन क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो शर्करा को जो है एल्कोहल में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जीवाणुनशन, पाश्चुरीकरण, समांगीकरण या किंबन। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा डी आंसर, किंबन। ठीक है, किंबन में क्या होता है? किंबन क्रिया द्वारा सूक्ष्म जीव और कवक आदि क्या करते हैं? शरीर को शर्करा को जो है एल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा किंबन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी फ्यूज तार के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो बताना है कि किसी फ्यूज तार के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है इसमें बहने वाली धारा, विशिष्ट प्रतिरोध, इसका गलनांक। तो इसकी आवश्यकता किसकी है? बहने वाली धारा, ये भी सही है। विशिष्ट प्रतिरोध की भी महत्वपूर्ण है और गलनांक ये भी महत्वपूर्ण है। तो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी आंसर, उपर्युक्त सभी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों बहुत ईजी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2 H2O होता है। ये वाला बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कोबाल्ट से युक्त विटामिन है? तो बताना है कि कौन सा कोबाल्ट से युक्त विटामिन है। तो कोबाल्ट से युक्त कौन सा होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 या विटामिन B6। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, विटामिन B12। B12 जो है कोबाल्ट से युक्त होता है। ठीक है, ये कोबाल्ट से युक्त होता है, इसमें बहुत कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन ए का भी याद रखना। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है और ये इसकी कमी से रतेंधी होता है। विटामिन सी इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, इसकी कमी से स्कर भी होता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन भी आपको याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एक AMU की तुल्य ऊर्जा है। तो एक ऑटोमिक मास यूनिट जो है
एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर कितना होता है? 0.693 MeV, ये नहीं होता है 1 eV, ये भी नहीं होता है 931 MeV। तो सही आंसर हो जाएगा 931 MeV होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चतम भेदन क्षमता का विकिरण है। तो उच्चतम भेदन क्षमता का विकिरण है बीटा किरण है, अल्फा किरण है, एक्स किरण है या गामा किरण है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा डी आंसर, गामा किरण है। गामा किरणों की भेदन क्षमता जो है सबसे ज़्यादा होती है, और यदि बात करें सबसे कम तो होती है अल्फा किरणों की। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी आंसर, गामा किरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता। तो ध्वनि तरंगों में बताना है कि कौन सा प्रभाव नहीं पाया जाता। ध्रुवण, परावर्तन, विवर्तन या व्यतिकरण। तो नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? पहला ही ऑप्शन है ध्रुवण। ध्रुवण जो है ध्वनि तरंगों में नहीं होती है ध्रुवण की क्रिया। बाकी परावर्तन होता है ध्वनि में, विवर्तन भी होता है और व्यतिकरण भी होता है। ठीक है, सारा चीज़ें होती हैं तीनों, लेकिन ध्रुवण जो है नहीं होता है। ठीक है, ये ध्रुवण और व्यतिकरण दो ही अच्छी तरह से याद रखना है कि व्यतिकरण में तो जो है ये दोनों में होता है, प्रकाश में भी होता है और ध्वनि में भी होता है। ठीक है, ये दोनों में होता है, लेकिन ध्रुवण याद रखना ये केवल प्रकाश तरंगों में होता है, यानी अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, ये कभी ध्वनि तरंगों में नहीं होता है, और व्यतिकरण दोनों में होता है। ठीक है, ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। चलिए चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन है, CR का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो CR का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 3d5 4s1 3ds6 0 3d4s 4s2 3d5 4s0। चलिए देख लेते हैं इसका क्या है विन्यास, कितना आ जाएगा। एक मिनट, हाँ CR कितना होता है CR का? 24। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, ये 2 है, 3p6 हो गया। उसके बाद आएगा 4s2, उसके बाद आएगा 3d4। तो इसमें क्या होता है, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है डी पर, एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाता है, तो क्या होता है 4s1 हो जाता है। ये अर्धपूर्ण कक्षा को पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है डी पर चला जाता है, डी कक्ष में। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ चला जाता है, तो इस पर 5 हो जाता है, इस पर 2 की जगह 1 हो जाता है। ठीक है, तो यही जो है आंसर हो जाएगा 3d5 4s1 3d5। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है 3d5 4s1, फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो यही आंसर हो जाएगा 3d5 4s1। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफिल्म में जनन होता है। ठीक है, ब्रायोफिल्म में कैसे जनन होता है? एक ब्रायोफिल्म जो है सबसे ज़्यादा जो मेडागास्कर द्वीप में पाया जाता है, यहीं से इसकी उत्पत्ति को माना जाता है। ब्रायोफिल्म एक वनस्पति होती है। ठीक है, और इसका उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? मेडागास्कर द्वीप से। ठीक है, और अभी भारत के सभी राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है जनन की बात करें तो इसमें जनन किसके द्वारा होता है? इसमें जनन होता है पत्तियों द्वारा। ठीक है, तो इसमें जनन जो है पत्तियों द्वारा होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रसोई गैस मुख्य रूप से निम्न में से 2 गैसों का मिश्रण होता है। तो किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन है ब्यूटेन और पेंटेन, मैथेन और एथेन, और प्रोपेन और ब्यूटेन। तो यही सही आंसर हो जाएगा प्रोपेन एवं ब्यूटेन। तो यही जो है रसोई गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जी पदार्थ है। तो यूरिक अम्ल डैश का उत्सर्जी पदार्थ है। तो किसका उत्सर्जी पदार्थ है ये बताना है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा, क्या दिया है? सही आंसर हो जाएगा अमीबा, तारा मछली, पक्षी या सर्प, मेढक, मनुष्य या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पक्षी और सर्प। इससे क्या होता है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जी पदार्थ है, ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी तल पर लगभग कितना है? 72 किलोग्राम है पृथ्वी पर। चंद्रमा की सतह पर जी का मान 1.6 है, इतना ही होता है। चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? ठीक है, तो चंद्रमा पर जी का मान 1.6 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1.6, और इसका कितना दिया है? 72 किलोग्राम। इसका बताना है चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान। अच्छा, द्रव्यमान बताना है, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो दोस्तों क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है? पदार्थ की मात्रा को जो है द्रव्यमान कहा जाता है। तो और द्रव्यमान जो है कभी बदलता नहीं है, चाहे गुरुत्व जी का मान बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन द्रव्यमान जो है सेम रहता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो सही आंसर इसका सी ही हो जाएगा, 72 किलोग्राम। ठीक है, इसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मानव कान कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं? तो दोस्तों ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और ये पूछा जा सकता है कौन सी ध्वनि सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, और इसी को श्रव्य ध्वनि कहते हैं, श्रव्य ध्वनियाँ।
और उसके बीच से नीचे की बात करें तो हो जाएंगी अपस्रव्य, उनको क्या कहा जाता है, अपस्रव्य। ठीक है, और 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो जाएंगी श्रव्य ध्वनियाँ, और इसके 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की बात करें तो उनको क्या कहा जाता है, पराश्रव्य, उनको पराश्रव्य कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की कहा जाता है अपश्रव्य, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की इनको कहा जाता है श्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली को कहा जाता है पराश्रव्य। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो है मानव सुन सकता है। चलते हैं अगले पर। लास्ट क्वेश्चन है, जठररस स्रावित होता है। जठररस कहाँ से स्रावित होता है, जठररस स्रावित होता है, जठररस स्रावित होता है अमाशय से, यकृत से, अग्नाशय से या छोटी आंत से। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा अमाशय से। अमाशय से जो है जठररस का स्रावण होता है। ठीक है, तो सही आंसर ए आंसर हो जाएगा अमाशय। अमाशय और अग्नाशय में जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। अग्नाशय क्या होता है, अग्नाशय एक ये होती है मिश्रित ग्रंथि, यह एक अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, और मिश्रित ग्रंथि क्या करती है, मिश्रित ग्रंथि क्या करती है, एंजाइम का भी स्रावण करती है, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का भी स्रावण करती है और हार्मोन। ठीक है, एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावण करती है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय है। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चनों का सेट। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और सारे क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।